दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश के बजट 2024 का सप्लीमेंट्री बजट देखने को मिला। क्या देखने को मिला? उत्तर प्रदेश के बजट का सप्लीमेंट्री बजट हमको यहां पर देखने को मिला। तो याद रखिएगा, यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आती है जो हमको एक एक करके देखनी है। सबका वीडियो प्रॉपर चल रहा है ना? लैग तो नहीं कर रहा किसी का? सही चल रहा है ना सबका वीडियो? ठीक है। तो यूपी का जो सप्लीमेंट्री बजट है वो दिसंबर में आया, और ये जो सप्लीमेंट्री बजट है ये हमारे 17,865.72 करोड़ रुपए एडिशनल ऐड किए गए। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो देखिए, वो उसी तरीके से जैसे कभी आपने बचपन में जब आपके एग्जाम्स होते थे तो आपको दिया जाता था लिखने के लिए, एग्जाम के लिए एक कॉपी दी जाती थी। देन उसके बाद से हमारी जब वो कॉपी भर जाती थी तो हम लोग एक नेक्स्ट कॉपी लेते थे, जिसको आप सप्लीमेंट्री कॉपी या बी कॉपी जिस नाम से जानते थे। वैसे ही जब हमारे गवर्नमेंट का पैसा और एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है, जो शुरू में उन्होंने एलोकेट कर दिया उससे ज्यादा पैसा बढ़ाना होता है, तो उसमें हम सप्लीमेंट्री ऐड करते हैं। और यही वो सप्लीमेंट्री बजट है जो 17,865.72 करोड़ का है। क्लियर हो गया? तो यूपी का सप्लीमेंट्री बजट कितने का आया था? 17,865.72 करोड़ का। इसके पहले वाला जो बजट था, जो हमारा फरवरी मार्च में पेश किया गया था सुरेश खन्ना जी के द्वारा, जो कि यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, हैं अभी, वो था 7.36 लाख करोड़ का, है ना? ये हमारा बजट था जो हमारे फरवरी और मार्च में पेश किया गया। अब इसमें 2%, लगभग 2% और इसका बढ़ा दिया गया, लगभग 2%, 2.42% और इसमें बढ़ा दिया गया। और वो बजट हमारा 17,865.72 करोड़ का है। तो कितना ओरिजिनली बढ़ाया गया? लगभग 2.42%, जो हमारा ओरिजिनल बजट था उसका बढ़ा दिया गया। क्लियर हो गई दोस्तों बात? अब ये बढ़ने के बाद एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना गौरव। इस ये हमारा अमाउंट बढ़ने के बाद जो हमारा अब बढ़े हुए अमाउंट के साथ बजट अब यूपी का हो गया है 2024-25 के लिए, वो है 7,66,513.36 करोड़। जो पहले 7,36,000 समथिंग करोड़ था, वो हमारा बढ़ करके कितना हो गया? 7,66,513.36 करोड़। ये दो लाइन सभी को समझ में आ गई? जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं प्लीज एक बार बता दीजिए, सर हाँ समझ में आ गई, जल्दी से। क्लियर हो गए सभी को ये दोनों बातें? ठीक है। अब उसके बाद से हमारा ये जो सप्लीमेंट्री बजट है, ये अब कहां कहां पे खर्चा किया जाएगा? तो चलिए इसको गोल्डी बाइफरगेट करते हैं कि ये पैसा कहां पे खर्च करेंगे योगी जी। तो श्याम सुंदर जी बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो पैसा है इसमें सबसे पहले एनर्जी डिपार्टमेंट में, मतलब ऊर्जा विभाग के द्वारा 8,587.2 करोड़ खर्चा किया जाएगा। अलग अलग तरीके के हमारे एनर्जी से रिलेटेड, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, या और कोई ग्रिड रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स जो यूपी में चल रही हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए कितना पैसा? बहुत बढ़िया। जैसे सुनीता लिख रही है ना, वैसे आप लोग भी अगर कमेंट में लिखेंगे तो वो याद होता जाएगा। देखिए, क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि हमको चीजें मेमोराइज हो, नंबर्स हैं, याद करने पड़ेंगे। तो कितना भैया ये बजट है हमारा? 8,587.2 लाख करोड़। ठीक है, ठीक है। अब हम हर्षित आगे बढ़ते हैं, फिनेंस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा किया जा रहा है? तो फिनेंस डिपार्टमेंट में जो खर्च किया जा रहा है वो 2,438.63 करोड़ है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में खर्च किया जा रहा है। ठीक है। देन उसके बाद से फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो अलग अलग फैमिली रिलेटेड स्कीम्स लेके आई जाती हैं, चाहे वो हेल्थ स्कीम्स हो या अलग अलग, उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है? 1592.28 करोड़ रुपए। ठीक है। देन उसके बाद से एनिमल हस्बेंड्री में कितना पैसा खर्च हो रहा है दोस्तों? तो वो है हमारे 1,001 करोड़। तो ये मेजर 4 डिपार्टमेंट है जहां पे पैसा खर्च हो रहा है। किसमें? एनर्जी, फिनेंस, फैमिली वेलफेयर और एनिमल हस्बेंड्री। सभी को बात चमक रही है? थोड़ी थोड़ी सी चमक रही है? पीडीएफ दे देंगे, रिवीजन कर लोगे, हो जाएगा। नए लोग बोल ही नहीं रहे। ठीक है।
अब इसके अलावा ये तो थे जिनमें ज्यादा पैसा खर्च किया गया, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी है जहां पे पैसा हमारे खर्च किया गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या काम करता है? हमारे एक दोस्त है, उनका पिताजी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। भाई साहब उनके पास गजब पैसा था, है ना? बहुत पैसा था, मतलब हमारे जो पूरी क्लास के सबसे अमीर शख्सियत थे। तो पीडब्ल्यूडी जो है ना, जितना भी कंस्ट्रक्शन, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी तुमको, ये पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है गौरव? हाँ। तो बड़ी अमीर शख्सियत थे, तो जितना भी रोड से रिलेटेड जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है गवर्नमेंट का, पीडब्ल्यूडी वाले करते हैं। तो यहाँ पर देखो 805 करोड़ रुपए ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वाले खर्चा करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 505 करोड़ रुपए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अलग अलग सेटअप डेटा सेंटर बनाएगी। और फिर प्राइमरी एजुकेशन में 515 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोटा मोटा सा दिमाग में गया कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। अब उसके बाद से अचीवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पर ये बढ़ोतरी के साथ साथ इन्होंने कुछ बातें और बोली सुरेश खन्ना जी ने। वो थी क्या? तो स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेरोजगारी दर है, वो 2012 से 17 पर में 19% था, मतलब 100 में से 19 लोग बेरोजगार थे। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर 2024 में 100 में से 2.4% लोग ही केवल बेरोजगार हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये इस रिपोर्ट में बोला गया। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अब उसके बाद से यहां पे बोला गया ओवर 1,60,000 रिक्रूटमेंट पूरे इंडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट में किए गए इस दौरान। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स या अलग अलग हमारे वैकेंसीज भरी गई, यहां पर ये बताया गया। ठीक है जन्नत, याद रहेगा विश्वास। अब हम इस पूरे सप्लीमेंट्री बजट को थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि हर्षित हम लोग हमेशा बोलता है, सर इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार समराइज कर दीजिए। चलो समराइज करते। सबसे पहले हमारा जो बजट था, दो हमारे बजट था यूपी का, लगभग जो फरवरी और मार्च में पेश किया गया था, फरवरी लास्ट में पेश किया गया था 2024 में। ये बजट में हमारे उत्तर प्रदेश में 7,36,000 करोड़ रुपए, 1000 यहाँ पे लिख देते हैं, 1000 करोड़ रुपीस का ये बजट था। अब इसमें हमारे इस अभी दिसंबर के महीने में, जैसे हमने बोला कि जब हमारी कॉपी भर जाती थी, जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो हम एक एक्स्ट्रा कॉपी लेते थे, तो वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री दिया जा रहा है, मतलब हम लोग और पैसा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट। ये सप्लीमेंट्री बजट में हम कितना ऐड कर रहे हैं? 17,865.72 करोड़ रुपए ऐड कर रहे हैं, जो हमारे ओरिजिनल बजट का, ये ओरिजिनल बजट है, इसका 2.42% है। हमारे ओरिजिनल बजट का 2.42% है। इसके जुड़ने के बाद ये 7,36,000 करोड़ बन गया 7,66,000, है ना? 7,66,000 समथिंग, और आगे भी है 513 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि ये नंबर आपको एक्चुअल में याद रखना है। 513.36 करोड़ ये हमारा, ये ऐड होने के बाद इसमें अगर आप 17,000 समथिंग ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा हमारा 7,66,513। अब ये 17,000 को कहां पे खर्च किया जा रहा है? सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएशन में किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 8,587, बाकी फाइनेंस, फैमिली, एनिमल हस्बेंड्री, पब्लिक वेलफेयर, सॉरी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, प्राइमरी एजुकेशन में खर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी आपको याद रखना। क्लियर है? सही है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते और नेक्स्ट अपनी न्यूज के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बनारस से। कितने लोग बनारस से हैं? जरा हाथ उठाए। बनारस या पूर्वांचल से लगे हुए कितने लोग हैं बनारस या उसके आसपास में रहते हैं? तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे विश्वास देखोगे तो हमारा ये व्यास सम्मान दिसंबर के महीने में दिया गया। तो सर इसको आपको नेशनल इंटरनेशनल में पढ़ाना चाहिए। तो व्यास सम्मान जो है, बेसिकली ये व्यास सम्मान हमारे यूपी के रहने वाली, जो जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है सूर्यबाला। ये सूर्यबाला जी हैं, और इनका
जन्म बनारस में हुआ था, वाराणसी जिसको अभी आप बोलते हो, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और बनारस में जन्म लेने के बाद ये हमारे 1943 में इनका जन्म हुआ। ये उत्तर प्रदेश की शान बढ़ाने लगी और इनकी 50 से भी ज्यादा कृतियों के लिए 50 से भी ज्यादा इन्होंने कृतियां लिखी। इस साल का व्यास सम्मान इनको दिया जा रहा है। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। किसको दिया जा रहा है? सूर्य बालाजी को। तो ये हमारे लिटरेचर के क्षेत्र में, श्याम सुंदर जी क्लास में है कि नहीं, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। इस सम्मान को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है और इसमें 4 लाख रुपए प्राइज मनी के तौर पे दिया जाता है। ठीक है। अब ये हमारे बनारस में जन्म लेने वाली 1943 में जिन्होंने बनारस में जिनका जन्म हुआ था, उनको, जिनको हम सूर्य बालाजी के नाम से जानते हैं, उनको ये दिया जा रहा है। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे ये हमारे कौन से नंबर का था? 34th नंबर का व्यास सम्मान था, जिसमें कौन देश के वासी, वेणु की डायरी, है ना, कौन देश के वासी, ये है वेणु की डायरी। ये इनका इस साल का उपन्यास है जिसके लिए इनको दिया जा रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया कि इन्होंने 50 से ज्यादा नॉवेल्स, ऑटोबायोग्राफी और बच्चों की किताबें लिखी, जिसके लिए इनको ये प्राइज दिया जा रहा है। खुल के बोलो, सूर्य बालाजी का नाम याद रहेगा? सिखा? सूर्य बालाजी का नाम याद रहेगा? आज छुट्टी है क्या सिखा आपकी? चलिए भैया, आजकल तो हेमंत, आजकल जो है वो प्रयागराज में एक चीज बड़ी चर्चा में है, वो है महाकुंभ। 40 करोड़ श्रद्धालु 29 फरवरी तक, इस बार 29 फरवरी का महीना है कि 28 का महीना है ना? तो जो भी फरवरी का लास्ट डेट है, वो वहां तक 40 करोड़ लोग यहाँ पे डुबकी लगा देंगे। जन्नत करंट अफेयर तो हम पढ़ाते ही सुबह सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग 7 AM ऑन यूट्यूब। देखो आपके पास जब फ्लेवर्स ज्यादा रहेंगे, देखो मैं भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ, विपान सर अपने आप में बहुत बड़ी फैकल्टी, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं पेड में, तो आपके पास फ्लेवर्स ज्यादा है। इतना सारे फ्लेवर किसको मिलते हैं भाई, है ना? पढ़िए आप अच्छे से मन लगा करके, आपका काम है पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से। देखिए मैं, अगर आपको मेरे से पढ़ना है, यूट्यूब पे रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है, उसमें पढ़िए आराम से। हाँ, वहां पे समझ में नहीं आता है तो विपान सर की क्लास मिला के में भी पढ़िए। दोनों चीजों को जब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हमारा काम और अच्छा हो जाएगा। दो दो फ्लेवर आपके पास में है ना? हाँ। तो प्रयागराज में महाकुंभ, 40 करोड़ श्रद्धालु, 25,000 करोड़ की कमाई और 2 लाख करोड़ रुपए की इकॉनमी। आइए जानते हैं विस्तार में महाकुंभ के बारे में। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे महाकुंभ में पहले दिन, यहाँ पर देखो वैसे तो जनवरी में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने सारे 50,000 पुलिस वालों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया और बहुत सारे लोग यहाँ पर डुबकी मारेंगे इस पूरे 40 से 45 दिन में। यहाँ पे 3 अमृत स्नान होंगे। अमृत स्नान का मतलब होता है शाही स्नान। देन उसके बाद से यहाँ पर कुछ, इसके अलावा कुछ हमारे स्नान भी होंगे जो कुंभी स्नान के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन कौन से? तो सबसे पहले मकर संक्रांति का जो हो गया है, फिर उसके बाद से आपका 29 जनवरी आने वाली है कल परसों में। यहाँ पे दूसरा होगा जो मौनी अमावस्या है। तीसरा जो है ये बसंत पंचमी के दिन होगा, है ना? तीसरा जो है 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। करोड़ों लोग यहाँ पे डुबकी मारेंगे। इसके अलावा ये तो हमारे 3 शाही स्नान है, मकर संक्रांति, देन मौनी अमावस्या और फिर आपका बसंत पंचमी। इसके अलावा और भी हमारे कुंभ स्नान है, जिसमें आप माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, ये भी हमारे है, लेकिन इनको अमृत स्नान नहीं बोलेंगे। अमृत स्नान जो है वो हमारे कौन कौन से है? वो है 13 फरवरी को हो चुका है, ये स्टार्टिंग हुई होगी। देन उसके बाद से 14 जनवरी को ये अमृत स्नान, 29 जनवरी को ये अमृत स्नान और 3 फरवरी को ये अमृत स्नान। 3 अमृत स्नान है, बाकी के ये 3 स्नान है जो 13 को, देन उसके बाद से आपका 12 को और 26 फरवरी को होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि हमारा जो ये अमृत स्नान या हमारा जो महाकुंभ है, ये कहां से हुआ था और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए महाकुंभ एक ऐसा समय होता है जब हमारे सभी ग्रह नक्षत्र एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि इसमें इस संगम में डुबकी मारने से कई सारे भव सागर को में से आदमी पार हो जाता है। तो ये अपने आप में
ऐसी मान्यता है कि एक हमने डुबकी मार ली तो हमारे कई सारे पाप कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर महाकुंभ 12 साल में होता है, अगर महाकुंभ, तो ये इस बार लोग 140 44 साल में क्यों कह रहे हैं कि एक बार महाकुंभ 144 साल में आ रहा है? एक ये क्वेश्चन बनता है ना। अब इसका रीजन क्या है? तो देखिए, महाकुंभ लगने का जो रीजन होता है वो क्या होता है कि जो बृहस्पति ग्रह होता है, अगर आपने बृहस्पति ग्रह को के बारे में जानते होंगे, ये हमारे पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के लगभग कितने साल, तो हमारे जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी का, अगर आप अर्थ की बात करते हैं, यहाँ पे हम अर्थ लिख देते हैं। अर्थ जो है, जब हमारे किसका, सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो उसको 365 दिन लगते हैं। 365 सही 1/4 दिन, जिसको हम लोग एक साल बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा जुपिटर जो है, इसका जो एक वर्ष है, जुपिटर का मतलब बृहस्पति ग्रह का जो एक वर्ष होता है, वो पृथ्वी के 11 वर्षों के बराबर होता है, लगभग 11.9, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुद्ध 12 वर्षों के लगभग बराबर होता है ना। 12 वर्षों के बराबर हमारे जुपिटर का एक साल होता है। ये एक साल किसका है? ये है जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह का, और ये एक साल किसका है? अर्थ का। तो अर्थ के 365 दिन एक साल के बराबर होते हैं, और अर्थ का 12 वर्ष जुपिटर के एक साल के बराबर होते हैं। मतलब जुपिटर पृथ्वी के 12 वर्षों में सूर्य का एक परिक्रमा लगाता है, ठीक है। अब ये जो परिक्रमा है, जब ये जुपिटर लगा रहा है किसके, सूर्य के चारों तरफ, तो आपको याद रखना है कि ये जो परिक्रमा है 12 वर्षों में लगाता है, तो एक ऐसा संकल्प आता है 12 वर्षों में एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि प्रयागराज में, है ना। ये हर 12 साल में, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रयागराज की स्थिति में हर ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने संगम में स्नान किया, तो उसका जो है वो कई सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। अब उसके बाद से क्या होगा कि ये जो अब यहाँ पर एक बार यहाँ पे हो गया, कुंभ लग गया, महाकुंभ, फिर उसके बाद से 12 साल के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कुंभ लगेगा, फिर 12 साल के बाद। तो इस तरीके से प्रयाग में जो कुंभ है वो 12 साल में आता है, और ऐसा ही अगर 12 बार हो गया तो ये महाकुंभ हो जाता है। 12 साल 12 बार आ गए, मतलब 144 साल अगर हो गए, तो ये महाकुंभ बोला जाएगा। ये बात सभी को चमकी? ये महाकुंभ क्यों बोला जा रहा है, सभी को बात चमकी कि नहीं चमकी? जन्नत, हेमंत, 12 अगर कुंभ लग गए, 12 साल में एक बार कुंभ, और 12 कुंभ अगर लग गए तो बन गया महाकुंभ। चमक गई। लेकिन अब देखिए, ऐसी स्थिति हमारे यहां पर होती है, जब बृहस्पति ग्रह यहां पर होता है, 12 साल में फिर से यहां पे आएगा। जब ये स्थिति हमारे होती है हरिद्वार में, हरिद्वार में जब ये स्थिति बनती है, तो हरिद्वार में कुंभ लगता है। फिर इसी तरीके से यहां पर अगर आप देखोगे, तो हमारा यही स्थिति आपके बोल सकते हैं कि उज्जैन में होती है, और ऐसी स्थिति जो है वो हमारे नासिक में होती है। तो ये 4 ऐसी जगह है जहां पर कुंभ लगता है, ठीक है। 12 साल बाद प्रयागराज में, 12 साल बाद हरिद्वार में, 12 साल बाद उज्जैन में, 12 साल बाद नासिक में। लेकिन अब यहां पे अगर आप देखोगे, तो यहां पर हमारा हरिद्वार से प्रयागराज तक की बीच की दूरी होती है 4 साल, 4 इयर्स। ये जो डिस्टेंस है 4 इयर्स है, 4 इयर्स है, 4 इयर्स है, 4 इयर्स है, और ये भी 4 इयर्स है। मैंने प्लेसमेंट सही नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको समझना है। तो हर 4 साल में कहीं ना कहीं कुंभ लगता है। 4 जगहों पे कुंभ लग रहा है। कहां पे? हरिद्वार में गंगा के किनारे, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम होता है, त्र्यंबक में, और उज्जैन में। याद रखिएगा ये 4 जगह पे कुंभ लगता है, हर जगह पे 12-12 साल में। 12 साल में यहां पर लगेगा, फिर उसके बाद से 12 साल में यहां पर लगेगा, 12 साल में यहां पे लगेगा, 12 साल में यहां पे। लेकिन आपको याद रखना है, ये वाला जो हमारा कुंभ का मेला होगा और प्रयागराज के बीच में 4 साल का गैप होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड के समय 2021 में हरिद्वार में कुंभ लगा था, जिसकी वजह से आपने देखा था काफी ज्यादा चर्चा था, वो भी कुंभ था। अब 2025 में प्रयागराज में लग रहा है। फिर इसी तरीके से दो आगे वाला जो है वो हमारे नासिक में, और उसके 4 साल के बाद उज्जैन में लगेगा। तो 4-4 साल के गैप में इन अलग-अलग जगहों पे होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे 12 साल बाद, और एक महाकुंभ जो है वो जब 12 महाकुंभ हो जाते हैं तो एक महाकुंभ बनता है। ठीक है। अब देखिए, इसके पीछे कई सारी हमारे पौराणिक मान्यता है। तो पौराणिक मान्यता को हम यहाँ पे देखिए, हम लोग एजुकेशनल क्लास में तो पौराणिक कहानी नहीं सुनाएंगे,
हम ये बस सुनाना चाहेंगे कि बृहस्पति ग्रह के सूर्य का एक परिक्रमा करने पर कुंभ लगता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अब यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये प्रयागराज के लिए यहाँ पर एक साल पूरा होता है, मतलब एक परिक्रमा पूरी होती है। हरिद्वार के लिए यहाँ पे पूरी होती है, घूम के यहाँ पे आएगा तो ये पूरा होगा। उज्जैन के लिए यहाँ पे होगा, नासिक के लिए यहाँ पे। किसी के मन में कोई डाउट? हाँ, 12 कुंभ ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये महाकुंभ बोला जा रहा है 144 साल के बाद। क्लियर हो गया सभी को? कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो भैया देखिए, अब ये तो महाकुंभ समझ गए, है ना? अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूपी में इस बार क्या होने वाला है। तो यूपी में भाई महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं। प्रयागराज का जो ये संगम वाला हमारा कुंभ है, इसकी मान्यता सबसे ज्यादा है, जिसमें गंगा और यमुना आ रही है। कहाँ से? आपने सभी ने देखा कि उत्तराखंड से होते हुए ये आकर के इलाहाबाद में मिलती है, और सरस्वती दैविक रूप से नीचे से आते हुए प्रतीत होती है। मतलब ये हमारे कहीं से नदी का उद्गम नहीं है, बस ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी नीचे से उद्गम हो रही है, तो वो एक हमारे दैविक नदी के तौर पे उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है फरजान, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो महाकुंभ है उसमें क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एक क्षेत्र, महाकुंभ क्षेत्र बना दिया गया है, जो कि बहुत बड़े एरिया में 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ टेंट सिटी बना दिया गया है। और अब यूपी में 75 नहीं 76 डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिए गए हैं। 4 तहसील और 67 गांव, याद रखिएगा, 4 तहसील और 67 गांव को मिला करके हमारे एक नया महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट, महाकुंभ सिटी, महाकुंभ टेंट सिटी एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए 56 पुलिस स्टेशन है। कितना बड़ा क्षेत्र आप अपने देखिए, 56 पुलिस स्टेशन, 133 पुलिस चौकियां और 50,000 पुलिस कर्मचारी। 50,000 पुलिस कर्मचारी, ये बहुत छोटा मोटा आयोजन नहीं, बहुत बड़ा यहाँ पे गवर्नमेंट का ने यहाँ पे पैसा खर्च किया है। अब देखिए इस कुंभ सिटी में आप देख सकते हैं किस तरीके से टेंट लगे हुए हैं। देख रहे हो किस तरीके से टेंट लगाए गए हैं। और ये जो हमारे टेंट है, ये इसके अंदर 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है। साथ ही साथ 7,000 अलग अलग जगहों से बस की कनेक्टिविटी यहाँ से कनेक्ट की गई है। लगभग 1250 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन्स बिछाई गई हैं कि पानी की व्यवस्था रहे। लगभग 3000 पौधे लगाए गए हैं ताकि भाई ऑक्सीजन का लेवल भी बना रहे। समझ रहे हो कि नहीं? 12 किलोमीटर तक अस्थायी घाट बना दिए गए हैं। 16 घाट निबद्ध बिजली, मतलब पूरी 24 घंटे तक 16 घाट हैं, जिसमें 12 किलोमीटर तक का क्षेत्र है 16 में, और उसमें 24 घंटे निबद्ध बिजली आएगी। बसेस ही नहीं, असंग हमारे 100 से भी ज्यादा विशेष ट्रेनें चल रही हैं, मेला स्पेशल। और यहाँ पे उड़ानों की संख्या भी काफी ज्यादा प्रयागराज के लिए बढ़ा दी गई है। हवाई अड्डे पर विमानों की पार्किंग वे बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि हर जगह से प्रयागराज में लोगों के आने की व्यवस्था हो पाए। है ना? सही है ना भाई? अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आप देख रहे होंगे ये डोम सिटी है। अब ये डोम ये मतलब स्पेशल है। इसका एक दिन का जो अमृत स्नान है, उसमें एक एक दिन का किराया 1,00,000 रुपए है। और ऐसा डोम सिटी बनाया गया है इनमें, जहां पर हमारे मतलब 5 स्टार जैसी सुविधाएं हैं। ये एक दिन का किराया पर्व स्नान के दिन 91,000 प्लस जीएसटी है, मतलब 1,00,000 रुपए मान लीजिए, है ना? 1,00,000 रुपए मान लीजिए। समान दिनों में ये जो डोम होता है इसमें 61,000 रुपए में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 91,000 रुपए। इसकी संख्या जो है, पहले 40 कॉटेज बनाए गए थे, आप देख रहे 40 कॉटेज बनाए गए थे। ये सोचा गवर्नमेंट ने, यार 1,00,000 रुपए कौन देगा, चलो 40 बना लेते हैं, घाटा लगेगा तो लगेगा। लेकिन जैसे ही इसकी ओपनिंग की गई, सारे के सारे 40 कॉटेजेस जो है वो पूरे 13 फरवरी से लेकर के फरवरी के लास्ट डे तक सारे के सारे बुक हो गए। लो भैया, ठीक है। उसके बाद से क्या हो गया कि गवर्नमेंट फिर से और बनाई कि 40 और बनाते हैं। तो ये है, गवर्नमेंट यहाँ से अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। ये देखिए महाकुंभ सहायक ऐप भी बना दी गई है 10 अलग-अलग भाषाओं में। ये देखिए महाकुंभ सहायक ऐप है। ये ऐसे क्लिक करोगे ऐप में, आपको डाउनलोड करना है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जैसे ऐप में क्लिक करोगे 10 भाषाओं में महाकुंभ सहायक ऐप बना दी गई है, बढ़िया तरीके से।
ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महाकुंभ सहायक है। तो ये था महाकुंभ जिसपे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे बात आती है सर कितना खर्चा किया गया और कितना यहाँ से रेवेन्यू आने वाला है, वो भी हम आपको बता देते हैं गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया हुआ है और कितना आने। तो सबसे पहले वाली स्लाइड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रयागराज का जो महाकुंभ है उसमें 40 करोड़ श्रद्धालु, 25,000 करोड़ की कमाई। देखिए 25,000 करोड़ की कमाई, 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी, मतलब देखिए 2 लाख करोड़ का टर्नओवर है। मतलब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, लोग खर्चा कर रहे हैं। टर्नओवर आई होप ज्यादातर लोग जानते होंगे। अब गवर्नमेंट को कमाई कितने होने वाली है? 25,000 करोड़ की इसमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है ये, प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को। समझ रहे हो कि नहीं? अंग्रेजों के समय जब पहली बार कुंभ के मेले के लोगों की संख्या काउंट की गई थी तो 10 लाख भक्त थे। अब 45 करोड़ लोग, मतलब आधा इंडिया, आधे मतलब 1/4 इंडिया तो यहाँ पे आपका घूम आएगा ही। आप में से भी कई लोग नहा के चले आए होंगे। है ये है, हाँ बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। पूरा ये 4-5 साल से प्रिपरेशन चल रही थी इस महाकुंभ की। तो दिस इज द होल थिंग। आई होप हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिए, बढ़िया तरीके से समझिए। मैंने कोशिश की है सारी चीजें आपको बताने की। एनी डाउट? कोई शक? गौरव कोई शक? श्याम सुंदर जी, यार तुम लोग को मेरी क्लास समझ में नहीं आती नहीं, बोल ही नहीं रहे तुम लोग। गोल्डी, हेमंत, हिमांशु, विश्वास, फरजान, शुभांशिनी। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो तो महाकुंभ की न्यूज के बाद अगली हमारे यूपी की स्पेशल न्यूज हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर महीने करंट अफेयर्स में, वो है ये। बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी खबर थी, हापुड़ में बनेगी भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। 251 मीटर ऊंची होगी ये प्रतिमा और अयोध्या में स्थापित होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि हापुड़ में ये प्रतिमा का होगी, कहाँ होगी। तो इस न्यूज के पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। ये है 251 मीटर की भगवान राम की प्रतिमा। तो यहां पर देखिए 100 हेक्टेयर लैंड को यहां पर तलाश की जा रही है। कहां पर? अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में। याद रखिएगा ये स्टैचू का जो इंस्टॉलेशन है वो अयोध्या में होगा। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है, 100 एकड़ की लैंड चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आते हैं। अब इस पूरी जो आप इस फोटो में देख पा रहे हो ऐसा स्टैचू है, ये भी प्रोटोटाइप है, बन के तैयार नहीं हुआ। ये जो स्टैचू है इसका निर्माण काम होगा हापुड़ में। हापुड़ जो कि हमारे वेस्टर्न बिल्कुल बुलंदशहर के पास में, मेरठ और बुलंदशहर के बीच में हापुड़ पड़ता है। कितने लोग मेरठ या बुलंदशहर से हैं? पूरे हमारे यूपी का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा एरिया के दृष्टिकोण से बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो हापुड़ जो है यहां पर इसको बनाया जा रहा है, मतलब मेरठ के पास में ये बन रही है। अब इस प्रतिमा को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? लॉरेंस एंड टर्बो। ये देखिए लॉरेंस एंड टर्बो, जिसने हमारे जो भगवान रामलला की जो प्रतिमा आई थी उसमें भी कंस्ट्रक्शन में और उसको लाने ले जाने का काम एल&टी को दिया गया था। ठीक है, हेमंत। अब इसके बाद से यहाँ पे दूसरे हैं रामवीर सुतार की एक कंपनी है जिसका नाम रामवीर सुतार, जो कि आप एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं और आपको मैं इनके बारे में परिचय देना चाहूंगा। हमारे देश में आप सभी ने स्टेचू ऑफ यूनिटी देखी होगी, फोटो में देखी होगी, देखने गए नहीं होंगे क्योंकि गुजरात में। तो जो ये हमारे रामवीर सुतार हैं उन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी को भी आर्किटेक्ट किया है। और इसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा हमारे अमेरिका में स्थापित की गई है, वो भी इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई है, मतलब इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, स्थापित नहीं गई। मैं मूर्तिकार है, तो एक बहुत बड़े मूर्तिकार और बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने प्रतिमाओं को डिजाइन किया है। तो ये जो मूर्ति को बनाने की जिम्मेदारी वो इनको रामवीर सुतार को दी गई। इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, वो इसको बना रही है। याद रखिएगा ये प्रतिमा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और इस प्रतिमा को बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाएगा, कॉपर। और यहाँ पे इसके ये जो अयोध्या में हापुड़ में बन रही है, बट इसको लाया जाएगा अयोध्या में और फिर ये अयोध्या में स्थापित होगी और बगल में ही भगवान राम का एक म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बोलते जाओ भाई।
क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते। नेक्स्ट आपने दिसंबर के महीने में संभल में जिस तरीके से बूमा बूम मचा, वो सभी ने देखा, सभी ने नोट किया, है ना? और उसको लेकर के न्यूज़ है। तो संभल में एरोलॉजिकल एक्सकवेशन टीम जो हमारी है, एरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक्सकवेट किया जाता है, उसकी टीम को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि भाई आप यहाँ पे जाइए और एक्सकवेट करिए और पता लगाइए कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने बताया कि हजारों साल पुराना मंदिर यहाँ पे दब गया था, हजारों साल पुराने मंदिर को यहाँ पे दबा पाया गया, ये वो एक्सकवेशन में ये पाया गया। तो अब सच्चाई का क्या थी यहाँ पर देखिए। तो संभल में जो एलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारे सबसे पहले तो इसको आपको जानना है, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, है ना? कंघिम के द्वारा, है ना? तो कंघिम ने इसकी स्थापना की थी, अंग्रेज था कंघिम, उसने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका क्या काम है? एक्सकेवेट करना, अलग अलग चीजों को, ये जगह पे जा करके जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको अलेक्जेंडर कंगिन ने इसकी स्थापना की थी, खुदाई करना, उसका पता लगाना। तो अलेक्जेंडर कंगिन के द्वारा स्थापित इस संस्थान का ने अलग अलग जगहों पे जाकर के ऐतिहासिक चीजों की खुदाई की। अब ये जो है, जो संभल में जामा मस्जिद से कुछ दूरी पर ये जब खुदाई हुई तो पता चला कि कुछ यहाँ पे ऐसी हमारे स्ट्रक्चर्स निकले। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे किसके, एक भगवान शंकर का टेम्पल था जिसका नाम था भस्मा शंकर टेम्पल, जो 13 दिसंबर को हमारे वापस से इसको खोला गया, दब गया था और इसको खोला गया। 46 साल पहले ये क्लोज हो चुका था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई लोगों ने हजारों साल पुराना ये टेम्पल था सर, ऐसी ऐसी बातें थी। ये सारी बातें गलत है। ये करीब 100 से 125 साल पुराना हमारा टेम्पल था, जिसको लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से वो क्लोज हो गया। अरे बहुत सारे मंदिर है भाई जो कि बंद पड़े हुए हैं, और बंद होने के बाद कभी बारिश आ गई, बाढ़ आ गया तो उसमें पानी भरने की वजह से वो दब जाते हैं। ये 100 से 125 साल पुराना टेम्पल था, जिसको यहाँ पे भिलारी वंश के जो राजा थे, है ना, उनके द्वारा बनवाया गया था। ज्यादा पुराना नहीं है, 100 से 125 साल पुराना टेम्पल है। अपर फ्लोर जो कि हमारे ईंट से बना हुआ है, लोअर 2 फ्लोर्स हैं जिनको यहाँ पे मार्बल से बनाया गया था। 4 रूम थे और एक कुआं था इसमें, ये निकला है। तो जो हजारों सालों का, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे बताया कि हजारों साल पुराना टेम्पल है, ये है, वो सारी बातें पूरी तरीके से निरर्थक थी। सिंपल सी चीज है यार, देखो वोट बैंक की राजनीति होती है, और उस वोट बैंक की राजनीति में आम आदमी पिसता है, 4-10 लोग मार दिए जाते हैं, आम आदमी लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। वहां पे वोट बैंक है यार, सिंपल सी थ्योरी है, सभी लोग समझते हैं। नहीं तो यार जो चीजें हो चुकी हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो आस्था जब भगवान में है, तो वो जो भगवान है वो कई जगहों पर अलग-अलग रूप में दिखाई देते हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दे करके, अलगाववाद की चीज़ें करके, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, और कोर्ट को इसमें थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए। अलग-अलग जगहों पे एक्सकवेशन करवा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, कैसे उत्तर प्रदेश बना टूरिज्म कैपिटल? ये देखिए, टूरिज्म पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पे हमारा जो टूरिज्म है क्यों बढ़ रहा है, वो मैं आपको किस तरीके से बढ़ा है इस रिपोर्ट में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यूपी का टूरिज्म कैसे बढ़ा, कहाँ कहाँ पे लोग आए हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही बहुत जगहों पर अलग अलग शुरुआतें की गई, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये जो हमारे भिलारी राजा थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई। और देखिए अयोध्या जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अयोध्या बिकम द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म इन यूपी। इसने ताजमहल का इतने साल का जो उसका स्टेक था कि सबसे ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने जाते हैं, उसको ओवरटेक कर लिया। अयोध्या में जब से भगवान राम मंदिर में विराजे हैं, तब से वहां पे बहुत सारे लोग गए घूमने के लिए और ताजमहल को पीछे छोड़ दिया। अब देखिए जब यहाँ पे अयोध्या में भाजपा हार गई तो बहुत सारे लोगों ने ये लगाया कि भैया अयोध्या में अब नहीं जा रहे हैं लोग, वहां पे लोग नाराज हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं निकला। देखिए इस आंकड़े में 9 महीने का ये आंकड़ा, और यहाँ पे ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिसंबर के महीने तक, दिसंबर में आंकड़ा जारी किया गया, लेकिन ये आंकड़ा जनवरी से सितंबर का है ना, दिसंबर में जारी किया गया। कितने लोग टोटल हमारे यहाँ पे आए यूपी में, पूरे यूपी की बात कर रहे हैं, 47.61 करोड़ लोग, मिलियंस में
476 मिलियन। कितने लोग आए सुनीता जी? हाँ, 47 करोड़ लोग आए। और इसमें अब कहां-कहां पे कितने लोग गए, तो सबसे ज्यादा लोग जैसा कि आपने देखा अयोध्या में गए। अयोध्या जब से भगवान राम मंदिर में विराजे हैं तब से 13.55 करोड़ मतलब 13.5 करोड़ लोग यहां पर घूमने गए। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे देश के लोग हैं 13.5 करोड़ लोग, लगभग 13.55 करोड़, है ना? अगर मिलियन से बात करूंगा तो 135.5 मिलियन। डोमेस्टिक भी यहाँ, डोमेस्टिक के बाद यहाँ पे फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए 3,153। तो इंटरनेशनल विजिटर्स भी आए यहाँ पे 3,153। अब हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे कई दशकों से टॉप पे था, हर साल यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते थे, वो था हमारा कौन सा? ताजमहल या आगरा। आगरा में क्योंकि बहुत सारी चीजें, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, बहुत सारी चीजें। तो ये हमारे जो आप देखोगे ताजमहल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे लोगों की संख्या तो है लेकिन अयोध्या से कम। जो अयोध्या में 135.5 मिलियन थे वो यहाँ पर 125.1 मिलियन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो 115.9 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट है, तो यहाँ पर आप देखो 9.24 लाख यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं। तो यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या रिस्पेक्टिवली ज्यादा है। यहाँ पे लाखों में लगभग 9.9 लाख है और वहां पे कुछ 3,153 है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं खासतौर पे ताजमहल को देखने, क्योंकि ये एक 7 वंडर्स में है ना, 7 आश्चर्य में से एक है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा आते हैं। अदर डेस्टिनेशंस अगर आप देखोगे तो बनारस में भी अच्छे खासे लोग आए हैं, 6.5 करोड़ लगभग यहाँ पे भी आए, 6.2 करोड़ लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ, सारनाथ, और यहाँ पर भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स अयोध्या से ज्यादा है, बिकॉज सारनाथ जो बुद्धिज्म के लिए फेमस जगह है, वहां पे बहुत सारे हमारे ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के लोग आते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पर 1,84,000 इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आए हैं। मथुरा द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यहाँ पर भी 6.8 मिलियन विजिटर्स आए, जिसमें से फॉरेनर्स की संख्या भी अच्छी खासी है 87,229। और इसका श्रेय जाता है इस्कॉन टेम्पल्स को, क्योंकि न्यूयॉर्क में वो खुला था और वो काफी ज्यादा विदेशियों को कनेक्ट करता है। कुंभ मेला अभी शुरू नहीं हुआ है, हम सितंबर तक की बात कर रहे हैं। प्रयागराज ने 4.8 करोड़ लोगों का यहाँ पे लोग आए घूमने के लिए प्रयागराज में भी। लेकिन इस साल तो भाई कुंभ वाला साल है, महाकुंभ है, ऊपर से ये सारे रिकॉर्ड सब कुछ तो प्रयागराज एक दिन में तोड़ देगा। ठीक है, तो ये प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ओकेजन है 2025 का। लेकिन बिना कुंभ के अभी तक कभी इतनी भीड़ उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। 47 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए आए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो जो बुद्धा सर्किट है कुशीनगर में भी कई सारे लोगों का बढ़ोतरी हुई, 1.62 मिलियन। यहाँ पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसकी वजह से 1.62 मिलियन लोग यहाँ पर भी घूमने आए, इंक्लूडिंग 5 यहाँ पर भी 1,53,000 विदेशी थे, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सभी को क्लियर है? 4.8 करोड़, मिलियंस में 48 मिलियंस। ठीक है सुनीता, क्लियर हो सभी को? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एग्जाम में पूछ सकता है ना। गवर्नमेंट ने ये डेटा शेयर किया है, इसलिए ये हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे भाई क्या आ गया ये? अच्छा ये तो हमने वो दूसरी स्लाइड खोली थी, सॉरी। अब आगे चलते हैं वापस से अपने दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में यूपी का टूरिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते धीरे धीरे से गाड़ी को आगे लेके जाते हो और आगे पहुंचते ही हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पर लोग बैठ के कर सकते हैं। भारत में बिल्कुल पूछते हैं डेटा, 100% पूछते हैं। भारत में
सबसे ज्यादा जहां पर लोग बैठ करके मीटिंग कर सकते हैं वो है इस वक्त भारत मंडपम। लेकिन उसको भी पीछे छोड़ने के लिए पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सम्मेलन हॉल बनाया जा रहा है। कहां पे? गेस करो कहां पे बनाया जा रहा है? हाँ, तो लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। एक साथ 10,000 लोग बैठ सकते हैं। जमीन देने के लिए बनी सहमति। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, मतलब यहां पे डिफेंस एक्सपो ओपन किया गया था। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर 32 एकड़ में ये बनेगा। 2 साल में पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। तो हमारे यहाँ पे जो लखनऊ में वृंदावन योजना है ना, उसके सेक्टर 15 में डिफेंस एक्सपो लगा था कुछ सालों पहले। डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसका नाम ही रख दिया गया डिफेंस एक्सपो ग्राउंड। जैसे कि अवध अवध बिहार में लखनऊ में ही एक है, उसमें एक जगह का नाम रख दिया गया G20 चौराहा। G20 चौराहा क्योंकि वहां पे G20 की बैठक हुई थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिफेंस एक्सपो हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया डिफेंस एक्सपो ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 15 में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड बना है, जिसकी कुल दर्शक क्षमता करीब 10,000 होगी, जो दिल्ली के भारत मंडपम को भी सबसे पीछे छोड़ देगा। ये अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। कुल 32 एकड़ जमीन पर यह कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसको बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? हाँ, इसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई है आवास विकास परिषद। तो यूपी में जो लोग रहते होंगे, ज्यादातर लोग आवास विकास परिषद को जानते होंगे, है ना। हमारा घर भी आवास विकास परिषद में पड़ता है। कानपुर में आवास विकास पड़ता है, एक नवस्ता में, कल्याणपुर में। तो हमारा जो घर है वो है नवस्ता आवास विकास में। तो ऐसे ही आवास विकास एक ऐसा हमारा परियोजना है, यूपी गवर्नमेंट की है, जो हमारे अलग अलग तरीके से चीजों को डेवलप करती है। ठीक है, तब तो आपसे मिलना हो जाएगा कभी ना कभी, है ना। तब तो आपसे मिलना हो जाएगा कभी ना कभी। ठीक है श्याम सुंदर जी, तो आवास विकास परिषद ये बेसिकली ये क्या है? तो ये हमारे बोल सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट का, जो कि हाउसिंग डेवलप करने का काम करता है गवर्नमेंट के अंदर में। अब ये टोटल बनाने में इस कन्वेंशन सेंटर को 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके सेंटर और डिजाइन का आखिरी जो प्रेजेंटेशन है वो आना बाकी है। कुंभ में सरकार अटक गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यूपी का नहीं पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। अब अगले न्यूज की तरफ जाते हैं, और अगली न्यूज है यहाँ पे हमारे केन और बेतवा लिंक परियोजना। देखिए, आप सभी लोगों ने अपना जो बुंदेलखंड का इलाका है वो देखा होगा, जिसमें बारिश बहुत कम होती है, जमीन में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में। तो उसको दूर करने के लिए एक हमारे नदी जोड़ो परियोजना लाई गई, जिसमें रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली हमारी बेतवा रिवर, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और दूसरी है केन रिवर। ठीक है, ये दोनों रिवर जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ये रिवर देख रहे हो ना, ये रिवर सबको दिख रही है? सुभांसनी जी दिख रही है ना? सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना? मैं नाम बहुत गलत ले लेता हूँ कभी कभी, तो बुरा मत मानिएगा। तो ये जो रिवर है ये यमुना रिवर है, और ये जो है ये आपको दिखाई दे रही है ये है बेतवा रिवर, और ये जो रिवर आपको दिखाई दे रही है ये है केन रिवर। और ये दोनों रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर की। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और ये जाकर के मिलती है बेतवा रिवर। इस जगह का नाम है हमीरपुर, और इस जगह का नाम है बांदा, जहां पर ये यमुना में मिलती है। अब ये वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि ये नदियां प्रायद्वीपी नदियां हैं, बरसात के महीने में पानी आता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती है ये हमारे, हाँ, ये हमारे क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो यहाँ का जो एरिया है बुंदेलखंड का, वो काफी ज्यादा सूखाग्रस्त रहता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका नाम था केन और बेतवा को जोड़ने वाली परियोजना। उसमें होगा क्या? केन नदी का जो पानी है, सॉरी, केन नदी दिख रही ना, ये केन नदी का पानी है, यहाँ पर एक डैम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा
धौधान डैम, धौधान डैम ये बनाया जाएगा और फिर इस पानी को यहां से रोक करके एक नहर के थ्रू, ये देखिए ये जो नहर दिख रही है ना ये रेड कलर की, ये नहर के थ्रू हम इसको बेतवा से कनेक्ट करेंगे। तो कभी बेतवा का पानी और कभी केन का पानी यहाँ पर लाया जाएगा, जिससे कि जो ये क्षेत्र सूखा पड़ जाता था उसके किसानों को भी पानी की सुविधा मिल पाए। तो आई होप ज्योग्राफिकली आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट किस तरीके से हमारा दो रिवर्स को कनेक्ट कर रहा है। अब मैं इसके कुछ स्टैट्स बताता हूं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है सबसे पहले नेशनल प्रिजर्वेटिव प्लान के तहत लाया जा रहा है, जिसमें यूपी और एमपी दोनों गवर्नमेंट्स के लाखों किसानों और रहने वाले लोगों को ये प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। अब ये प्रोजेक्ट हेमंत कैसा है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा मल्टी प्रोजेक्ट है। मल्टी मतलब बहुउद्देशीय, जिसके एक से ज्यादा यूज हो उसको बहुउद्देश्य बोलते हैं। अब क्या क्या यहाँ से उद्देश्य यहाँ से निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे कि पीने के पानी की सुविधा कंप्लीट हो जाएगी है ना। तो यहाँ के लोगों को सबसे पहले पीने का पानी, भैया जल ही जीवन है, तो सबसे पहले इसके लिए 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। और क्या चाहिए जिंदगी में, है तो 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई और 62 लाख लोगों को पीने का पानी। जितने लोगों को ये दोनों नंबर याद हो गए हैं वो बताते जाए, सर लर्न हो रहे नंबर, यहीं पे याद करा देंगे दिसंबर महीने करंट अफेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सर यूपी के कितने जिलों को फायदा होगा। तो यूपी में हमारे महोबा, झांसी, बांदा और ललितपुर, ये हमारे बुंदेलखंड के वो डिस्ट्रिक्ट है जिनको फायदा होगा। एमपी के 10 डिस्ट्रिक्ट को होगा जो कि नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हमें यूपी के ज्यादा याद रखने की जरूरी है क्योंकि हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। अब उसके बाद से आप देखोगे हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड में आने वाले उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में कितना सिंचित एरिया होगा, 2,52,000 हेक्टेयर का यूपी में, इस 8 लाख में 2,52,000 यूपी में मिलेगा। मतलब ज्यादातर एमपी को फायदा है लेकिन यूपी भी बराबर सहयोग दे रहा है। अब कितने बिजली बनने वाली है, तो यहाँ पर 103 मेगावाट की हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब है ये जो पानी है उस वो टरबाइन पे छोड़ा जाएगा और टरबाइन की ब्लेड पे जब पानी पड़ेगा तो टरबाइन घूमेगी जिससे बिजली बनेगी। कितनी, 103 मेगावाट की पन बिजली। और यहीं पर हमारे इसके ऊपर सोलर पैनल डाल करके हम यहाँ से सोलर एनर्जी भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो 27 मेगावाट की सोलर एनर्जी क्रिएट होगी जिसको हम लोग फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो ये धौंधन डैम था जो आप लोगों ने देखा है, केन नदी के ऊपर उल्टा यहाँ पे है, तो यहाँ पे धौंधन डैम है और ये बेतवा नदी है। और ये जो रिवर आपने रेड कलर की देखी थी ना, वो यहाँ पर है, लगभग 230 किलोमीटर लंबी है। इसको अभी 221 से 230 लगभग कर दिया गया है नहर की लंबाई। बोलो भाई, निपटा दोगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस हमारे प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च होगा। यहाँ पे 44,605 करोड़ रुपए टोटल खर्च हो रहा है। देखो यहाँ पे हर्षित के मन में एक डाउट रहता है, सर यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन आएंगे, सर यूपी के करंट अफेयर्स कितने आएंगे, सर इससे कितने आएंगे। देखिए कहीं पर भी कोई भी मेंशन नहीं है और कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, इस बार यूपी स्पेशल के क्वेश्चन बहुत कम थे, ना के बराबर। लेकिन आरओ का देखोगे तो 90-80% यूपी स्पेशल से भरा था। तो आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं, है ना, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि किस पोर्शन से कितना है। जो सिलेबस दिया है आपको उसमें महारत हासिल करनी है, ये बिना सोचे हुए कि हमारा किससे कितना आएगा। जो सिलेबस है आप उसमें नॉलेज इनहेंस करिए, उसका मजा लीजिए। मजा लेंगे ना तो ही सिलेक्शन होगा, प्रेशर लेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। यार ये कैसे खत्म होगा, इसके लिए क्या कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, नहीं होगा। ये पीसीएस एग्जाम में लिखना पड़ेगा हद से। नॉलेज गेन करो, आपका फोकस होना चाहिए नॉलेज गेन करना है। सिलेक्शन और बाकी की चीजें तो बात की बात है, पहले वी हैव टू बिकम अ एनलाइटेंड पर्सन। गौतम बुद्ध को हम लोग भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कोर्स किया था क्या, इसलिए कि उनका पहले लक्ष्य था खुद को एनलाइट करना। फिर उसके बाद से तुम्हारा कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो नहीं निकलेगा।
तो पहले इनलाइट करो, हर टॉपिक पे जो सिलेबस में वो पढ़ो, है ना, बहुत जरूरी है। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी ने तो मेरे से पूछा था, किसने, गौरव ने पूछा था, हाँ, कि कई सारे जो हमारे ट्रीज हैं क्या सर कटेंगे? तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो कई सारे ट्रीज क्या है, ये जो पन्ना नेशनल पार्क है, इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा थी, जिसकी वजह से ये हमारा, अगर आप देखोगे, रोका गया था प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पानी भर सकता है और पानी भरने की वजह से ये यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व डूब सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हमने काफी ज्यादा डाउनफॉल भी देखा, रोका भी गया प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए हार्मफुल है। धौंधन डैम, अचानक को बारिश ज्यादा हो गई तो ये पूरा एरिया डूब सकता है। हाँ, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमने काफी अच्छी तरीके से समझा। नेक्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पे जब 2021 में रिपोर्ट आई तो हमारे यहाँ पे जो स्टेट फॉरेस्ट था, मतलब हमारे जो यूपी का टोटल एरिया था, उसका 9 पॉइंट समथिंग 9.24 ये हमारा फॉरेस्ट रिजर्व यूपी का था, जितना हमारा टोटल एरिया है। और जो ट्री रिजर्व है वो भी समथिंग 3 समथिंग था। ये हमारा जो ट्री रिजर्व है, मतलब क्योंकि शहर में भी ट्री होते हैं। अब यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि हम इतनी सैंपलिंग करेंगे, मतलब वृक्षारोपण करेंगे, कि 2030 तक हमारे टोटल एरिया का लगभग 15% हम पहुंचा देंगे फॉरेस्ट रिजर्व। ये यूपी का टारगेट है भाई, 15% कब तक? 2030 तक हमें पहुंचाना है, याद रखिएगा। अब हम इस स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखते हैं। ये रिपोर्ट सबसे पहले बनाई किसने है? तो ये जो रिपोर्ट है ये बनाई है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इन्वायरमेंट एंड, बिल्कुल, क्लाइमेट मिनिस्ट्री जिनके पास में है, तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव। इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो चलिए इस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं और क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में वो बात करते हैं। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है वो हमारे भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जिसका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के नाम से लॉन्च किया गया। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जहां पे है, वहां से इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। कहां से? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से इसको लॉन्च किया गया। अब ये रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 18वीं रिपोर्ट है। 2023 का डेटा 2024 में पब्लिश किया जाता है, हमेशा याद रखना कि जो ज्यादातर डेटा होते हैं वो एक साल का अध्ययन करने के बाद अगले साल हमारे रिलीज किए जाते हैं। स्टैट्स को पहले देखते। सबसे पहली रिपोर्ट 1987 में बनाई गई थी और उसके बाद से ये रिपोर्ट हर 2 साल में बनाई जाएगी, मतलब 2021, 2023, 2025, है ना, लेकिन आएगी एक साल के बाद। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये हमारे 18वीं थी। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है, मतलब हर साल नहीं आती, हर 2 साल में एक बार आती है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें आई वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 1987 में जब पहली बार ये रिपोर्ट आई तो बताया गया कि हमारे यहाँ पर लगभग 64.2 मिलियन टोटल इंडिया के एरिया का क्या है, हमारे फॉरेस्ट रिजर्व है, जो कि लगभग अगर परसेंटेज में बात करें तो 19.5% है। ठीक है, देन उसके बाद से आप देखोगे ये हमारे 2001 में जब आई रिपोर्ट, मतलब मेजर मेजर ईयर्स बता रहे हैं, 2001 में जब रिपोर्ट आई तो ये 67.53 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट थे, बी हमारे टोटल इंडिया के एरिया का 20.6%। फिर 2011 में लगभग 21.1% हमारे टोटल एरिया का। और अभी हमारा जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो हमारे 2021 में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें हमारे टोटल एरिया का कितना, तो 21.7%। अगर हम मिलियन हेक्टेयर में बात करें तो हमारा लगभग 71.37 मिलियन हेक्टेयर में फॉरेस्ट है। टोटल इंडिया के एरिया का 21.7%। जो लास्ट रिपोर्ट थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब इस रिपोर्ट में क्या हो रहा है कि हमारा जो टोटल फॉरेस्ट रिजर्व है वो कितना था, 21 दशमलव समथिंग था ना, 21.7, वो 0.6% बढ़ गया है। इंक्रीमेंट कितना हुआ? 0.6%। और ये हमारा बढ़ करके जो आपने देखा था कि हमारा 71-37 था, वो 71 हमारा लगभग आप देखोगे तो 21.76%, 7,115 343 किलोमीटर स्क्वायर में पहुंच गया है।
ठीक है, तो 0.6 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट से तो ग्रीनरी है नहीं, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से उपवन भी है। उपवन का मतलब बाग बगीचे जो शहरों में है, वो फॉरेस्ट नहीं है बट वो भी तो ग्रीनरी देते हैं। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे जो वो एरिया है ट्री रिजर्व का, ट्री कवर एरिया, जो हमारे अलग अलग बगीचे हैं, है ना, सड़कों के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, तो उसका एरिया हमारे पूरे इंडिया का क्षेत्रफल का 3.41% है, जो कि लगभग 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे जो टोटल ग्रीनरी है, मतलब फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ये देखो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है, वो है 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। और इन दोनों के मिलन के बाद जो हमारा टोटल ग्रीन कवर है वो है पूरे इंडिया का एरिया का 25.17%। मतलब इंडिया का अगर क्षेत्रफल 100 है तो हमारा 25.17% क्या है, ये है ग्रीन कवर। जिसमें से फिर से मैं इस नंबर को आपको बताऊंगा, ये नंबर आपको याद रखना है। इसमें से हमारा ग्रीन ले लेते हैं यार, इसमें से जो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है ये है 21.76%, लगभग 7,15,000। ठीक है, और जो बचा हुआ है इसको हम ये वाले ग्रीन से बनाते हैं, ये ट्री कवर है जो हमारा 3.41% है, लगभग 1,12,000। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो बच जाएगा 25.17%। थोड़ा थोड़ा चमका, थोड़ा थोड़ा चमका सभी को? कितने लोगों को चमका और कितने लोगों को नहीं चमका वो जरूर बता दें। बहुत सारे लोगों का चैट नहीं ऑन है क्या? बहुत सारे लोगों ने मुझे डाउट वाले में लिखा हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो, माफी चाहेंगे उन लोगों से भाई जिन लोगों का चैट नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, अब टेक्निकल एरर है, हो सकता है। हमने एक बार चैट ऑफ करके ऑन किया है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई ग्रोथ कहाँ कहाँ पे कितनी हो रही है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कहाँ कहाँ पे नहीं हो रही वो देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है और कहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। देखिए सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, दोनों को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होता क्या है। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो ओवरऑल कंट्री में ग्रोथ हुई है वो हुई है लगभग 1,445 किलोमीटर स्क्वायर में ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर बढ़े। जिसमें से जो फॉरेस्ट कवर है वो ज्यादा नहीं बढ़ा है, फॉरेस्ट की डेंसिटी बढ़ी है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी, 156 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन बढ़ा क्या है, ट्री कवर बढ़े, मतलब बगीचे उपवन ज्यादा लगाए गए, ज्यादा ठोके गए। तो इसीलिए ट्री जो है वो बढ़ा है 1290 किलोमीटर लगभग, ये बढ़ा हुआ है। दोनों को जोड़ने के बाद आ जाता है 1445 किलोमीटर स्क्वायर। ये बढ़ोतरी है, इंक्रीमेंट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे टॉप 4 स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है दोनों के टर्म में, उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान नंबर 1 पर है भाई साहब। छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा ग्रीनरी बढ़ाई है, 684 किलोमीटर स्क्वायर अकेले छत्तीसगढ़ ने ठोक दी है। दूसरे नंबर पे अपना यूपी आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी में जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, वो है 560 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 560 ही बोलेंगे, 559 किलोमीटर का है, जो कि हमारे उड़ीसा से मिलता जुलता है। लेकिन यूपी का स्थान दूसरे नंबर पे, फिक्सन ऑफ नंबर की वजह से यूपी को दूसरे पे रखा गया है। देन राजस्थान का आ जाता है जहां पे आप ये देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे दोनों में, मतलब दोनों को मिला लिया गया तो छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान है। लेकिन अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करते, इसकी बात करते, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो वो मिजोरम में, मिजोरम, गुजरात, देन उड़ीसा में बढ़ा है। ओवरऑल दोनों को देखेंगे तो वो छत्तीसगढ़ ने बाजी मार ली। चमकी बात दोनों को, बात चमकी सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते, देखिए क्या होता है कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ, सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट का कहां पर है, एमपी में। एमपी में सबसे ज्यादा है। एमपी अगर इतना बड़ा है तो इसका ये वाला हिस्सा फॉरेस्ट रिजर्व है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है कहां पे, एमपी में। ग्रोथ छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व एमपी में। लेकिन
एरिया के दृष्टिकोण से भले वो छोटा है लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा फॉरेस्ट में कवर है। वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। हालांकि एमपी से कम है लेकिन इसका ज्यादातर एरिया, जिसका परसेंटेज ऑफ एरिया ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसमें किसका नाम नंबर 1 पर है? उसमें लक्षद्वीप का नाम नंबर 1 पे है। लक्षद्वीप आप यहां पर देखोगे। देन उसके बाद से मिजोरम लगभग 85.34% है, लक्षद्वीप का तो लगभग 91.33% है। फिर मिजोरम है, फिर अंडमान निकोबार है। मतलब यहाँ का जो ज्यादातर आबादी है वो ग्रीनरी कवर है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में लगभग 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला लिया जाए तो 33% से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया जिनके फॉरेस्ट कवर हैं वो 19 स्टेट है। हमारा तो 9 और 3 12% लगभग है, लेकिन यहाँ पर देखो अच्छा खासा है। ठीक है, अगर आप देखोगे हमारे स्टेट जो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कर रहे हैं वो आपको दिखा बताई दिया है कि लक्षद्वीप, देन उसके बाद से मिजोरम, देन उसके बाद से आपके अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और करंट अफेयर्स की। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से तो हमने बात की। अब देखिए यहाँ पे एक आ रहा है कि एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बलून राइड शुरू किया जा रहा है जो 250 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगा। ये हमारे 15 मिनट तक आपको हवा में रखेगा। ये सेवा अयोध्या के सरयू तट पर मिल रही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कि हमारे अयोध्या में टूरिस्टों के लिए बलून राइड सेवा शुरू की गई। भाई सब नंबर नहीं दिया, मैंने ये जो उत्तर प्रदेश टूरिज्म है उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया इंस्टाग्राम से उनके। ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज ये नंबर नहीं, न्यूज पढ़नी है, पता चला नंबर लेकर के उनको कॉल कर रहे हो। तो सबसे पहले ये 250 मीटर तक लेके जाएगा, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि हमको 15 मिनट तक हवा में रखेगा। नहीं, 8 मिनट तक हवा में रखेगा। हालांकि आप इसको सरयू अयोध्या के किनारे देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। तो इसीलिए हमारे 1 और 3 सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर है निवेश मित्र पोर्टल। तो निवेश मित्र, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आ रही है कि वो निवेश करने के लिए जो निवेशक है, जो किसी व्यापार में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक क्या हो गया? देने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, देने वाला, और दूसरा क्या होता है? लेने वाला। तो एक है इन्वेस्टर और दूसरा है जहां पे इन्वेस्ट करना है। तो इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर एक दूसरे से ये लोग क्या कर सकते हैं? पेमेंट ले और दे सकते हैं। लेकिन जब पेमेंट लिया और दिया जाता है तो वहां पे ट्रांजेक्शन और प्लेटफॉर्म फीस लगती है। तो निवेश मित्र पोर्टल से, अब देखिए जब करोड़ों में ट्रांजेक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये फीस भी ज्यादा होती है। तो इसको पूरी तरीके से फ्री करने का काम किया गया है। अगर इस पोर्टल के थ्रू आप एक दूसरे को पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें जो गेटवे फीस लगती है, प्लेटफॉर्म चार्जेस लगते हैं, वो नहीं देने पड़ेंगे। 7 बैंक ये सुविधा दे रहे हैं इस पोर्टल पे। ये एक फ्री ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में। अब यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है, दिसंबर में बोला था। लेकिन यहाँ पे 7 नहीं 11 बैंक हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, इसके साथ 8 और बैंक, एसबीआई, एक्सिस और अदर बैंक्स को भी जोड़ दिया गया। मतलब जितने बड़े बैंक हैं वो सारे इसमें कनेक्ट हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए ये वाला 7 लिखा हुआ था गलत हो जाता है और यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन फ्री हमारा गेटवे है। तो दैट्स वाई इसमें 7 की जगह पे 11 होना चाहिए, इसीलिए 1 और 3 को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने आपको नवंबर महीने के करंट अफेयर्स में मिल्क प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, हमारे यहाँ पे नेशनल मिल्क डे कब होता है? कौन बताएगा? नेशनल मिल्क डे जल्दी से कमेंट करो, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते, फास्ट। बिल्कुल, तो 26 नवंबर को हमारे यहाँ पे मिल्क डे होता है, नेशनल मिल्क डे। और यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने बोला है, जो यूपी गवर्नमेंट ने नहीं, एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा हमारे साथ शेयर किया है और इस डेटा में हमारे कुछ बातें बताई गई जिसमें यूपी का स्थान नंबर 1 पर है। इस क्वेश्चन से करने से पहले हम उस डेटा को पूरी अच्छे तरीके से देखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे यूपी जो है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो पूरे इंडिया में मिल्क का कंट्रीब्यूशन होता है
उसमें यूपी का जो हमारे कंट्रीब्यूशन है वो है 16.21%। पूरे इंडिया में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो है लगभग 239.39 मिलियन, मतलब 240 मान लीजिए। इसका 16.21% ये यूपी में हो रहा है, यूपी में प्रोडक्शन हो रहा है, जो यूपी को हमारे सभी स्टेट में नंबर 1 पर पहुंचा देता है। देन उसके बाद से आपको राजस्थान दिखाई देगा, राजस्थान 16.5, देन मध्य प्रदेश आ जाता है 14.51 है, मध्य प्रदेश 8.91 है। तो ये कंट्रीब्यूशन है टॉप 3 स्टेट्स के। अब इसी में हमारे बाकी के एक प्रोडक्शन और हमारे मीट प्रोडक्शन भी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है एक्स का वो 142.77 बिलियन है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे टॉप पे है। और यहाँ पे देखोगे तो मीट प्रोडक्शन में हमारा कौन सा, तो वेस्ट बंगाल टॉप पे है, यूपी दूसरे पे। मीट प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तब मैं लिख देता हूँ, मीट प्रोडक्शन में यूपी दूसरे नंबर पे है, वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो इस यूपी में, यूपी यहाँ पर भी है तो इसलिए हमको ये याद रखना पड़ेगा। मीट प्रोडक्शन में दूसरे में, मिल्क प्रोडक्शन में पहले में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी अब स्टेटमेंट में कि यूपी का जो प्रोडक्शन है वो 16.21% है। पर कैपिटा मिल्क, मतलब हर एक व्यक्ति को यहाँ पर 2024 में यूपी में 471 ग्राम मिल्क हर दिन मिल सकता है, इतना मिल्क यूपी में होता है। यूपी में गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से यहाँ पर हमारे ये मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। स्कीम्स तो है लेकिन कोई कोई अच्छा मिल्क में प्रोडक्शन करता है उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है यूपी में। तो यहाँ पर देखोगे तो पहले दो वाले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा वाला स्टेटमेंट में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम तो यूपी में हमारे लाई गई जून 2000 हमारे 24 में और 23 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था नंद बाबा मिशन। नंद बाबा मिशन के तहत हमारे यहाँ पर बहुत सारे डेयरीज को और हमारे जो मिल्क फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया गया, है ना। देन उसके बाद से दूसरी आई नंद बाबा मिशन के अंदर ही नंदनी गाय मिशन। नंदनी गाय के तहत डेयरी के बाद गायों के पालन के लिए, नंदनी गाय, गायों के पालन, गाय खरीदने के लिए पूरी एक गायों की एक हमारी वो चलाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, गायों का पूरा जो ग्रुप होता है उसको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने असिस्ट किया, है ना। और नंदनी गाय स्कीम ये आरओ में पूछा भी गया था, पूरा डेटा पूछा गया था 2023-24 में। ये दोनों स्कीम आई, नंद बाबा और नंदनी गाय। अब इसके बाद से यहाँ पे ये इससे हमारे गवर्नमेंट स्कीम में सब्सिडी दी गई, है ना। गवर्नमेंट के जो किसान लोग थे उनको पैसा दिया गया, लेकिन जो सबसे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कर रहा था उनको गोकुल पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई। मतलब रिवॉर्ड भी दिया गया, गोकुल पुरस्कार जो सबसे अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करेगा, लिखा है नो रिवॉर्ड। तो गोकुल पुरस्कार एक ऐसा स्कीम है जिसमें हमारे जो यूपी में सबसे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला राज्य बन गया जिसने जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपना लिया है। जेम प्लेटफॉर्म के उपयोग से राज्य सरकार को 2000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हो रही है। जेम के माध्यम से छोटे और मध्यम को निविदा में छूट नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो, जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जिसमें ऑनलाइन चीजों को हम खरीद या बेच सकते हैं, जैसे कि अमेजॉन हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट हो गया। वैसे ही हमारा जेम मार्केट है जो गवर्नमेंट यहाँ पे कई सारे जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है, और यूपी ने इसको पूरी तरह लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल सही है, पहला राज्य बन गया है। यूपी गवर्नमेंट ने लगभग 2000 करोड़ रुपए इसके जरिए ट्रेड करके बचाए हैं। लेकिन तीसरा गलत है कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि उनके प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है हमारा हाथरस में और उसको बनारस का कोई ट्रेडर जा करके क्लिक करके देख सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दूर तक बेचने की। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, इसीलिए 1 और 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने महाकुंभ, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यूपी की टूरिज्म रिपोर्ट, यूपी का सप्लीमेंट्री बजट, यूपी का मिल्क प्रोडक्शन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको अच्छी तरह से समझा होगा, और उसके नोट भी आप प्रॉपर बना रहे होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगर कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए जल्दी से, फास्ट।